तो भैया और मेरी जो बहनें हैं, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 NIOS ज्योग्राफी चैप्टर 9 का पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, यानी आज का जो क्लास है वो आपका जो ये चैप्टर कंप्लीट खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल लेवल पर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो नेशंस हैं, नेशन स्टेट्स हैं, जितने भी हैं, इंटरनेशनल कंट्री जितने भी हैं, सबके द्वारा लिए गए हैं, सबकी भागीदारी है, तो उनके क्या क्या स्टेप्स हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। स्वागत आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। नाउ मित्रों, एक चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा। अब आपने ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ जो थे वो भी आपको पता है ऑलमोस्ट, जो कहीं ना कहीं मैंने आपको बता ही दिए हैं कि जो एक तो सन की जो रेज हैं वो तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं नेचुरल कॉजेज़ और ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज़, जो भी अभी हम पढ़ेंगे भी। कुछ मैंने आपको रेफरेंस दी थी पिछली वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इस चीज़ की कर रहा हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो देखिए जो नेचुरल कॉजेज़ हैं, वी नो कि नेचुरल कॉजेज़ हैं कुछ, मगर नेचर जो है उन नेचुरल कॉजेज़ को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, उनको अपने हिसाब से ढाल देता है। अब नेचुरली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, वो तो कहीं ना कहीं फीजिबल है, उसको तो सह सकते हैं, उससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि अगर ये वाला फिनोमिना, अगर अर्थ पर अकरेंस इसकी खत्म हो जाए, इस फिनोमिना की अकरेंस खत्म हो जाए अर्थ पर, तो जो ग्लोबल का जो टेम्परेचर है ना वो -17 डिग्री पहुंच जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ से कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, कहीं ना कहीं अर्थ के टेम्परेचर का जो एवरेज है वो बनाकर रखती है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर जो कि 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मैं जो -17 डिग्री बता रहा हूँ ना विदाउट ग्लोबल वार्मिंग, ये इवन बिलो दैट गो, ठीक है, उससे भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो टेम्परेचर अर्थ के लिए चाहिए सूटेबल एक लाइफ को यहाँ पर सस्टेन बनाए रखने के लिए, तो वो टेम्परेचर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो कहाँ से आता है? नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग से। बट ये तो चीज़ें चलो अलग रख दी जाए, नेचुरल कॉजेज, नेचुरल चीज़ें जो हो रही हैं ठीक, कोई बात नहीं, मगर जो ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस करे जा रहे हैं ना चीज़ें, ह्यूमन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस ग्लोबल वार्मिंग में, इससे जो ना चीज़ें ग्लोबल वार्म हो रही हैं। अच्छा है, हम मानते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा है, मगर वो बहुत अच्छा जो है ना अब बहुत बेकार में बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ तो कहीं ना कहीं देखो कम करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे जो परिणाम है ना वो भी निकल कर आते हैं। वही सारी चीज़ अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मगर अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ना, देन ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं। आप एक बार पिछली वीडियो जरूर देखिए, पूरा का पूरा जो चैप्टर वो सिक्वेंसली चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में देखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो क्लाइमेट का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, क्लाइमेटोलॉजी जितनी भी इंडिया की वर्ल्ड की, अब तो हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अब हम क्या नाम है बायोस्फीयर के बाद जो है इंडिया के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट के बारे में, उसमें इंडिया के बारे में, स्पेशली इंडिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम वर्ल्ड की बात करें। ठीक है, तो इसलिए क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, पूरा का पूरा, जो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं कि व्हाट इज इट। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये जो कॉजेज है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉजेज क्या है क्लाइमेट चेंज होने के। ठीक है, पहली चीज की जो कॉजेज है वो उसको दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, नेचुरल कॉजेज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वी ऑलरेडी नो कि ये जो कॉन्टिनेंट्स आज हम देख रहे हैं, जैसे कि रसिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, सदर्न कॉन्टिनेंट हो गया सदर्न अफ्रीका और नदर्न अफ्रीका, और हमारा जो अंटार्कटिका है वो हो गया, ये सारे कॉन्टिनेंट जो जितने भी हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया जिसे हम बोलते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड भी आ जाता है, और जो जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं आसपास में, वो सारी की सारी आ जाती है, जैसे कि फिजी वगैरह, ठीक है, और पपुआ न्यू गिनिया वगैरह, ये सारी आ जाती हैं। अब ये जो कॉन्टिनेंट थे ना सारे के सारे एक जगह पर थे, जिसका नाम था पैंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता था। ठीक है, और एक बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था, बहुत बड़ा ओशन, जिसका नाम था पैंथलासा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, अब वहां पर जो क्लाइमेट हुआ करता
था वो ठीक है, चलो ठीक है, वो था क्लाइमेट है, ठीक है। मगर जब टैक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जब टेक्टोनिक एक्टिविटी धरती पर होने लगी, यानी प्लेट जो है अपनी दूसरी जगह पर मूव करने लगी। हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है वो काफ़ी सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउदर्न अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, जॉन फूका प्लेट, और काफ़ी सारी इंडियन प्लेट होगी, काफ़ी सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। तो जब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पर होने लगी तो इससे क्या हुआ कि जो प्लेट्स थी ना आपस में अलग अलग मूव करने लगी, दूसरी दूसरी डायरेक्शन में जाने लगी। अब देखिए, पहले तो सारी की सारी चीज़ें एक जगह थी तो एक जैसा क्लाइमेट यहाँ पर मिलता था, ठीक है। अब देखिए, अगर चेंजेस ग्रेजुअली आए तो वो अडप्टेबल होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। अब अगर चेंजेस एक साथ आ जाएं तो उनको कहीं ना कहीं अडप्ट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इसका कॉजेज का ये जो कॉज है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसको डीप में जाकर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जब धीरे धीरे आए तो अडप्ट कर ले जाएंगे, मगर अगर इमिडिएटली कोई जो एक्शन हमारे ऊपर लिया जाए, क्या हम उसको अडप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो जितने भी कॉन्टिनेंट थे, यहाँ पर पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया, ठीक है। अब ये पैंजिया जो था, ये पैंजिया धीरे धीरे बंटने लगा, डिवाइडेड होने लगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो इसके क्लाइमेट में चेंजेस आने लगे, ठीक है, क्लाइमेट में चेंजेस आने लगे। जब जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो अलग चलेगी और सदर्न अमेरिकन प्लेट अलग चलेगी, अफ्रीका अलग हो गया, और जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशिया में टकराने लगी, हिमालयास का निर्माण होने लगा। तो ये जो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे ना, ये अडप्टेबल हो गए। पहले एक अलग तरह का क्लाइमेट हुआ करता था, अब दूसरे तरह का क्लाइमेट होने लगा, क्योंकि जो एक साथ थे पहले का पूरा पूरा कॉन्टिनेंट था वो, मान लीजिए कि इक्वेटर, आधा इक्वेटर पे जो ना 90, इक्वेटर से ऊपर की साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो 90% था और सदर्न हेमिस्फीयर में वो 10% था। तो वहां पर जो क्लाइमेट रहेगा ऑब्वियसली कूल क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। और जो नॉर्थ इक्वेटर के पास है वहां पर जो ना वार्म क्लाइमेट रहेगा, वेट क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए वो बात हमने मान ली, ठीक है। अब जब ये सारी चीज अलग अलग हटने लगी, नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है, देखिए एक मिनट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो मान लीजिए यहाँ पर आ गई, ये ठीक है, ये पूरी की पूरी प्लेट यहाँ पर आ गई। अब यहाँ का क्लाइमेट अलग हो गया क्योंकि यहाँ पर तो अलग चीज़ें चल रही हैं, कूल क्लाइमेट हो गया, यहाँ पर मोजेव डेजर्ट बन गया, यहाँ पर कैरेबियन सिटीज़ बन गई, ठीक है। तो यहाँ के सबके क्लाइमेट अलग अलग होने लगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी तो, जब यहाँ पर जितनी हवा यहाँ से बह रही थी पहले वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर जाकर मिल रही थी, अब वो यहीं पर रॉकीज और एंडीज में आकर टकरा गई और यहीं पर रुक गई। तो इन जगहों ने इस पूरे के पूरे जो यहाँ पर कंट्रीज अलग बनी हुई हैं, अब बनी हुई हैं, जैसे कि यूरोपियन नेशन हो गए, अफ्रीका हो गया या फिर एशिया हो गया, पूरे के पूरे यहाँ के क्लाइमेट को हैम्पर कर दिया ना, कहीं ना कहीं बदलाव आया ना इसमें भी। तो इसीलिए जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ ना, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्या हुआ कि जो क्लाइमेटिक रीजन से ना वो अलग अलग बट गए, बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजंस हमें देखने के लिए मिले, फिर इसीलिए उनको क्लासिफाई करा गया है कॉपन के द्वारा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रीजन। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, ओशन करंट्स, देखिए ओशन करंट्स बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं एक पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट रीजन, यानी क्लाइमेट उस जगह का डिसाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ, ये मान लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा, सॉरी एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, ये नॉर्थ सदर्न अमेरिका है, मानकर चलिए सदर्न अमेरिका है, ठीक है, ये यूं मान लीजिए, ठीक है, ये सदर्न अमेरिका। यहाँ पर एक करंट बहती है, पेरू करंट जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो पेरू करंट है वो ठंडी करंट है, तो यहाँ पर ठंडी करंट बने, ड्राई और कूल हम क्लाइमेट बोल सकते हैं, ड्राई और कूल क्लाइमेट हम यहाँ का बोल सकते हैं, जो पेरू कंट्री है उसके आसपास का, जहाँ पर एंडीज पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना कूल क्लाइमेट हम बोल सकते हैं, कूल और ड्राई। अब वहीं पर जब यहाँ पर ओशन करंट जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उनमें फेरबदली आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग क्लाइमेट चेंज फिनोमेना ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है एल नीनो, ला नीना, और जो एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन जो होता है ना, उसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एल नीनो और ला नीना होती है। अब वो चीज़ मैं आपको आगे समझाऊँ। उससे क्या होता है कि यहाँ पर कभी कभी बारिश भी होने लग जाती है। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर वार्म टेम्परेचर बनने लगता है और यहाँ पर बारिश होने लग जाती है, तो यहाँ का क्लाइमेट हो जाता है वेट। फिर यहाँ से जो इंड्यूस होते हैं क्लाइमेट, ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सूखा पड़ता है, और फिर वहीं पर जो सदर्न मानसून, साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, वो धीमे हो जाते हैं हमारे कॉन्टिनेंट पे, इंडियन यानी जो साउथ
जो एशिया है ना, साउथ एशिया, उसके जो क्लाइमेट, जो मानसूनल क्लाइमेट फिनोमिना होता है वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है। उससे कहीं ना कहीं जब मानसून धीमा पड़ जाता है तो हमारी जो फसलें जो मानसून पर डिपेंड होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती हैं। तो इसीलिए ओशनिक करंट जो है ना वो भी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, कि एक पर्टिकुलर जगह के और पूरे के पूरे अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने में। अब क्या होता है कि जो आपने देखा होगा क्रोशियो करंट एक है, क्रोशियो, और दूसरी एक करंट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या है वो, जो जापान में दो करंट मिलती हैं, गर्म और एक ठंडी करंट मिलती है, ओशनिक करंट। और वहां पर जो है ना बहुत ज़्यादा फिशिंग भी होती है, ठीक है। अब वहां पर जो है ना जो वार्म करंट उस कोल्ड क्लाइमेट में जो जा रही है वार्म करंट, यानी सर्दियों के मौसम में भी उसमें वार्म करंट हमें देखने के लिए मिलती है। तो वहां पर जो है ना वो वार्म करंट यानी गर्म मौसम से गर्म जैसी थोड़ी सी एक गर्माहट वहां पर देखने के लिए वो क्यों मिलती है, वो इसलिए तो देखने के लिए क्योंकि जो ओशनिक करंट है ना वो वार्म करंट वहां पर जा रही है, ठीक है, वो वार्म करंट वहां पर जा रही है। हाँ मुझे याद आ गया, देखिए ओयाशियो करंट और क्रोशियो करंट। ओयाशियो करंट जो है ना वो पोल से आती है और वो ठंडी करंट होती है, और जो क्रोशियो करंट होती है वो वार्म करंट होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का जो वार्म और जो एक मिक्सचर, एक फ्रंट क्रिएट करती हैं दोनों करंट, जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है ना एक अच्छा सा एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है, और वो जो है ना एक बड़ा फिशिंग ग्राउंड भी है इसी वजह से, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट को ओशन करंट भी कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। यानी अगर ठंडी जगह पर गर्म पानी लेकर जाना तो वो ओशन करंट का काम है, ठीक है। जैसे कि क्रोशियो करंट है वो कहाँ से ले जाती है, जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ से जो है ना, जब देखिए हवा बहेगी, हवा भी कहीं ना कहीं ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, सारी सारी चीज़ें एक साथ इन्फ्लुएंस करती हैं। जो ज्योग्राफी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ओशनिक करंट्स, विंड्स, एवरीथिंग हैव एन इम्पैक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। चलिए अब देखिए उसके बाद आता है हमारा वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो की बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शन हमारे जो डिकन वाला रीजन है, डिकन प्लेटू जिसे हम बोलते हैं, दक्कन पठार जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ के रीजन में भी जो है ना क्या हुआ करते थे, पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करते थे, ठीक है। जो आपको इतनी बड़ी आज वो पठार देखने के लिए मिलती है ना, ब्लॉक माउंटेन देखने के लिए मिलते हैं, वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं पहले जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करते थे। आज के समय में एक बैरन आइलैंड है, ठीक है, बैरन आइलैंड इंडिया में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक जो ना एक्टिव वॉल्केनो वहाँ पर पाया जाता है। और दूसरी चीज़, वर्ल्ड में काफ़ी जगहों पर आज भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ना आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मटेरियल इनमें से इरप्ट होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एशेस वगैरह से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब नेचुरली ये तो नेचुरल फिनोमिना है। बट यहाँ पर जो ह्यूमन के द्वारा कराई जाती हैं चीज़ें, करी जाती हैं, वो अलग ही लेवल पर है। सोलर आउटपुट, ठीक है, सोलर आउटपुट देखिए इक्वेटोरियल रीजन पर तो कहीं ना कहीं जो है हमेशा सन जो है ना उसके छाती पर चढ़ा रहता है, ठीक है, उसके मुंह पर दिखता रहता है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन है ना, देखिए वहां पर जो ना हमेशा जो सन है वो हमेशा अपना मुंह दिखाता रहता है उस तरफ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर तो हमेशा जो है ना मतलब गर्मी रहती है। तो कहीं ना कहीं सोलर आउटपुट यानी जहाँ पर रेज ज़्यादा हो रही है वहाँ पर तो गर्मी पाई जाएगी, ठीक है। तो वहाँ की जो शॉर्ट वेव लेंथ और लॉन्ग वेव लेंथ है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो मैं आपको पिछले वाले उसमें वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अर्थ का तो जो ऑर्बिटल चेंज है वो भी कहीं ना कहीं, जैसे कि सीजन जिससे आते हैं अपनी एक्सेस पर, तो अर्थ घूमती है, अगर वो अपनी एक्सेस से सीधी हो गई ना, यानी 23.5 डिग्री हो गई, हाफ डिग्री से 0 डिग्री पर आ गई, यानी टिल्टेड है वो, ठीक है, 23.5 डिग्री पर अगर वो टिल्ट हट गया तो उससे क्या होगा कि सदन तो हो सकता है कि जो विंटर्स हैं वो काफ़ी छोटे हो जाए और जो समर्स हैं वो काफ़ी बड़े हो जाएं, ठीक है। मगर समर उतने ज़्यादा समर वाले ना हो, ठीक है, जितनी ज़्यादा गर्मी ना पड़े, और विंटर में उतनी ज़्यादा ठंड ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं इम्पैक्ट हो सकती है अगर ऐसी सारी चीज़ें, अगर ऑर्बिटल में कुछ भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब जो धरती है वो अपने एक ऑर्बिट में नहीं घूमती है, यानी सूरज के जब वो चारों ओर घूमती है तो वो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं है, वो इलिप्टिकल वे में कभी यहाँ घूम गई, कभी यहाँ घूम गई, कभी यहाँ घूम गई, मगर रहेगी सूरज के चारों ओर ही, ठीक है। उसका ऑर्बिट हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। चलिए अब ह्यूमन के द्वारा कुछ कॉजेज हैं जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
फॉसिल फ्यूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। कहीं ना कहीं 20% तो यही कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लैंड यूज, ये देखिए फॉसिल फ्यूल में जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इंडस्ट्रियल में यूज़ होते हैं, चाहे फिर वो घरों में यूज़ होते हो, चाहे फिर वो किसी भी में यूज़ होते हो। आज जितने भी स्टील प्लांट वगैरह और फैक्ट्री वगैरह जितनी भी चल रही हैं, अर्बनाइजेशन जितना हो रहा है वो उसमें सब फॉसिल फ्यूल तो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं एक साथ एक दूसरे से अटैच्ड है। लैंड यूज पहले क्या हुआ करता था कि जो पहले हमारे पास काफ़ी सारे घासिया मैदान हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे, क्या होते थे ना, होते थे, ठीक है। चलिए आज उन पेड़ पौधों को काट कर कोई खेती कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो लैंड यूज जो चेंज आया है ना, डिफॉरेस्टेशन जो हुआ, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आज के क्लाइमेट चेंज में। डिफॉरेस्टेशन एक अलग ही फिनोमिना है, ठीक है। इसलिए एफॉरेस्टेशन को हमेशा बोला जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अप्लाइंग यूरिया, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें हो रही। क्यों? क्योंकि यील्ड बढ़ानी है, यील्ड बढ़ेगी तो फार्मर्स का फ़ायदा होगा। मगर ऑर्गेनिक एक्टिविटी को कोई भी प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि आज के समय जो सॉइल है वो कहीं ना कहीं अपनी जो फर्टिलिटी है उसको कहीं ना कहीं लॉस्ट कर चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे कि मोनोक्रॉपिंग भी है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है मीथेन प्रोडक्शन में, ठीक है। मीथेन में एल्बिडो वगैरह सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। जो पहले था, आज के समय में जो रेडिएशंस हैं वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ली जाती है। मगर पहले तो ट्रांसपिरेशन हुआ करते हैं, जब पेड़ पौधे हुआ करते थे तो इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ करता, वो नेचुरल वार्मिंग हुआ करती थी, ठीक है। ये बात आज के समय जो नेचुरल वार्मिंग आपको अगर देखने के लिए मिल जाएगा ना, वो अमेजोन के फॉरेस्ट में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, यानी परिणाम भी। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो भाई कहीं ना कहीं इसके कुछ परिणाम भी होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है वो परिणाम? देखिए सबसे पहली चीज़ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। काफ़ी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, पहाड़ जितने ग्लेशियर्स हैं वो आज के समय में मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब मेल्ट होंगे तो सी लेवल इंक्रीज होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा ना। अब ये जो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जितने भी आइलैंड नेशंस है, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिजी, ठीक है, हवाई, ठीक है, हवाई हो गया, और कैरेबियन जितने भी हो गए, हमारे जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है, मालदीव्स हो गया, मेडागास्कर, श्रीलंका, और जितने भी ये आइलैंड नेशन कंट्रीज है ना, सारी के सारी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देंगी अगर ये कॉन्टिन्यूसली हुआ तो, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर कहीं इतने ज़्यादा, देखिए कभी तो इतना ज़्यादा सूखा पड़ जाता है जब सदर्न ऑस्किलेशन और एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन होता है ना, उससे क्या होता है कि एल नीनो ला नीना वाला जो इफेक्ट होता है उससे क्या होता है, कहीं कहीं तो इतना सूखा पड़ जाता है कि पानी के लिए तरस जाते हैं लोग, ठीक है। और कहीं कहीं इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ मैं आपको अगले आने वाले चैप्टर में 12वें चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो क्रिएट होते हैं, ज़्यादा ठंड होगी, एक्सट्रीम वेदर देखने के लिए मिलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। नॉर्दर्न इंडिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है विंटर्स में, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि सर्दियों में पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया, पूरी जो सिटीज़ हैं वर्ल्ड में भी जो पॉल्यूटेड हो रही हैं आज के समय में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना, ये जो गैसेज है अवेलेबल, ग्रीन हाउस गैसेज, वो कहीं ना कहीं अस्थमा हो गया, जो यानी अस्थमे के जिनको अस्थमा है, जिनको खांसी है, दमा वगैरह, सबको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है उनकी जो डिजीज़ है ना उसको और ज़्यादा वर्स करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उससे क्या होता है, देखिए दूसरी चीज़ तो यहीं पर ये भी है कि जो गर्मियाँ पड़ती हैं, गर्मियों में इतनी सारी डिजीज़ बनती है, मानसून आते हैं, मानसून में मच्छर पैदा होते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह बहुत सारी डिजीज़ जो है ना आज के समय में हो रही है। वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब इसके लिए भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट जो होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए मेजर्स लिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मगर जो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट है ना वो कहीं ना कहीं अनबियरेबल है, ठीक है। देखिए जो पहले जो एक, देखिए यहाँ पर मानकर चलिए ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये सब ट्रॉपिक वाला रीजन है,
यहाँ पर पहले पेड़ वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में आपको डेजर्ट देखने के लिए मिल जाएगा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में भी, ठीक है। मगर यहाँ पर जो एक पेड़ की लाइन हुआ करती थी ना, वो आज ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है। जो लोग पहले ट्रॉपिकल रीजन में खेती वगैरह करा करते थे ना, आज वो सब ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक से ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ना यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, उससे पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। और उस चीज़ से कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए खेतियों को, यानी कल्टीवेशन को, जो लोग हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं। और जो पेड़ की लाइन है, यानी पेड़ की लाइन के साथ साथ जो है ना, जो काफ़ी सारे बर्ड्स हैं वो भी आज हमें ऊपर की साइड देखने के लिए, यानी पोल की साइड देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्म हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्म हो रहा है तो, और यूरोप में जो है ना एक प्रकार की एक बटरफ्लाई पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं आज के समय में जहाँ पर वो पहले पाई जा रही थी ना, आज उससे 200 सेंटीमीटर या हम कहते हैं कि कुछ जो दूरी उन्होंने बना ली है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो डेजर्टिफिकेशन, ट्री लाइन और जो बर्ड्स हैं, काफ़ी सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे एनिमल्स हों, वो भी कहीं ना कहीं आज के समय में छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी जब एसिड की अमाउंट, यानी अब जानते हैं कि एसिड रेन होती है, जिससे कहीं ना कहीं जो है ना, जो समुद्र है वो उसमें एसिडिफिकेशन हो रहा है, और वहाँ के जो मरीन लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, ठीक है। जो मरुस्थल हैं वो अपना जो दायरा है, अपना जो सर्कमफेरेंस, अपना जो एक्सटेंशन है वो कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कि जो हाई एंड मिड लैटिट्यूड वाले नेशंस थे, वो कहीं ना कहीं अब वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा बदतर देखने के लिए मिल रही हैं। वो अब क्या हो रहा है वहाँ पर, कि जो हाई और मिड लैटिट्यूड वाले जो नेशंस हैं ना, अब वो क्या है कि वहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं, और जो लो लैटिट्यूड वाले जो नेशन थे, यानी ट्रॉपिकल रीजन वाले, वहाँ पर फसलें उगाई नहीं जा रही। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग हाई, यानी और वी कैन से कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, फ्लड्स, ड्रॉट्स, इंटेंस रेन, और काफ़ी सारी चीज़ें, सी लेवल राइजिंग, आइस कैप मेल्टिंग, प्लैनेट और ओशियंस और गेटिंग वार्मर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको ये तो बात समझ में आई गई होगी ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम इम्पैक्ट एक और चीज़ पर देख लेते हैं कि फ्लोरा एंड फाउना पर इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि हम अब इम्पैक्ट पढ़ने वाले हैं, ना कि अब कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज, तो यहाँ पर देखिए फ्लोरा एंड फाउना पर देखिए, क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो टाइम लाइन है, यानी लाइफ, एक लाइफ स्पान होता है, और उसमें कहीं ना कहीं एक रिप्रोडक्शन का एक पीरियड होता है। उसमें क्या होगा कि जो बर्ड्स हैं और कोई भी एनिमल है, उनके जो रिप्रोडक्शन पीरियड में भी कहीं ना कहीं एल्ट्रेशन हमें फिर देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे कि मानकर चलिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स में एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है ना, उसमें क्या होता है कि उगाई जाती हैं, वो कल्टिवेट करी जाती हैं, फिर उनमें क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, सारी चीज़ें, बीज वगैरह आता है और फल वगैरह बनता है। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अल्टर हो जाएंगी अगर ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली, यानी ग्लोबल वार्मिंग कॉन्टिन्यूसली या फिर क्लाइमेट चेंज कॉन्टिन्यूसली चलता रहा। माइग्रेशन पैटर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं, बर्ड्स जो है ना माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि टर्टल एंड टॉर्टोइज की अगर हम बात करें तो वो अपनी जगह बदल देंगे, कहीं और जाएंगे फिर वो। जैसे कि उड़ीसा का कोस्टल चिल्का लेक जो है, ठीक है, जैसे हम लैगून भी बोलते हैं, लैगून वो होता है जो एक लार्ज वाटर बॉडी से एक कटी हुई वाटर बॉडी होती है और एक मार्जिनली कनेक्टेड होती है बस उससे, ठीक है। तो वहाँ पर हमें जो टॉर्टोइज जो होते हैं, और देखिए दो प्रकार के होते हैं, टॉर्टोइज और टर्टल। जो टर्टल होते हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना पानी में बिताते हैं, ठीक है, और मगर रहते वो लैंड पर भी हैं, ठीक है। और जो टर्टल होते हैं, टॉर्टोइज होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना लैंड पर रहते हैं। अब जो टॉर्टोइज और टर्टल जो कहने के ब्रीडिंग करने के लिए कोस्ट पर आते थे, वो भी कहीं ना कहीं फिर अपना स्थान बदल लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलेंगी। वीड्स की जो है, उनका जो वीड्स और पेस्टिसाइड हमें जो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, यानी फसलें बहुत ज़्यादा खराब होंगी, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि जो इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं, जैसे कि एक टिड्डे जिसे हम बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो टिड्डे होते हैं जो कहीं ना कहीं उनका जो, अगर वो एक बार हमला कर दे तो उनकी तादाद बढ़ती रहती है, ठीक है। तो वो भी इन्वेसिव स्पीसीज़ में हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। पहले तो वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में उग रही थी, आज वो इंडिया में उग रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
तो जो बाउंड्रीज हैं फ्लोरा एंड फौना की वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती रहेंगी। देखिए ये वाला यूरोप में बटरफ्लाइज हुआ करती हैं जो कहीं ना कहीं अब आज 200 किलोमीटर ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये आप ही की बुक का एग्जाम्पल था। ठीक है, ठीक है, चलिए। और ट्री लाइन भी कहीं ना कहीं आज शिफ्ट हो रही है आज के समय में। ठीक है, देखिए अब इसको मिटिगेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपकी बुक में दे रखा वो जो आईपीसीसी के दो एक तो आईपीसीसी का गठन हुआ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, और कियोटो प्रोटोकॉल दिखाया गया है। ठीक है, मगर यही नहीं, नागोया प्रोटोकॉल हो गया और कियोटो प्रोटोकॉल तो है ही, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अलग ही डिसाइड कर दिया। ठीक है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन टैकल करने के लिए काफ़ी सारे जो मुहिम है वो भी चलाए गए हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आज के समय में चलाई जा रही हैं ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना इससे कहीं ना कहीं टैकल करा जा सके। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो ये हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसका जो गठन था कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा करा गया था। ठीक है, ताकि इसमें जो है ना कहीं 195 मेंबर कंट्री हैं जो जिन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को साइन करा था कि हाँ भाई ये भी गठित होना चाहिए और इससे क्या होगी जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ना इसको कहीं ना कहीं अपने मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में। चलिए अब इसका काम क्या है, एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाना, कहीं ना कहीं ये बताना कि ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ऐसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये इस तरीके का अब पैटर्न यहाँ पर चल रहा है और दूसरे तरीके का पैटर्न वहाँ पर चल रहा है। सारी चीज़ को असेसमेंट कर लेकर आना, फिर उसके बाद उनके ऊपर एक वे फॉरवर्ड देना। ठीक है, वे फॉरवर्ड यानी एक तरीके का कंक्लूजन देना कि हम कर क्या सकते हैं और प्रेडिक्शन करना कि आगे क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट इसके द्वारा किसके द्वारा आईपीसीसी के द्वारा रिलीज करी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, अब पेरिस एग्रीमेंट जो थी ये भी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी। ठीक है, जो कि कियोटो प्रोटोकॉल थी जिसको 1997 में अडॉप्ट करा गया था, जिसको इफेक्ट में लेकर आ गया था 2005 में। इसमें क्या था कि 2012 तक 5% जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है ना उनको 5% तक जो कार्बन इमिशन है, इनका जो इमिशन है वो कम करना था। ठीक है, तो आज के समय इसको जो ना रिप्लेस कर दिया है किसने, पेरिस एग्रीमेंट ने। ठीक है, जिसके 2015 में इसको अडॉप्ट करा गया था। ठीक है, जो 2016 में पिक्चर में आ चुका था। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल का टेम्परेचर है ना वो 2% से नीचे रहे। इसके लिए जो बन सकता है, जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके मन में अब भी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखिए, आप आंसर आराम से लिख कर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मगर हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।